बिल्कुल नीतीश शांगी जी, आपकी पार्टी से ही जुड़ा मेरा सबसे पहला सवाल होगा। जन स्वराज को इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि आपके जो प्रमुख हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई विकल्प है और एकमात्र विकल्प है तो जन स्वराज है। ये आपके अध्यक्ष के एक राजनीतिक सलाहकार से लेकर एक जन आंदोलन और एक राजनीतिक पार्टी, इन तीनों चीजों में अगर जन स्वराज की बात हो तो जन स्वराज सबसे पहले कहां खड़ा उतरता है? जन स्वराज को आप इन तीनों पहलुओं पर अगर नापे, अगर जन आंदोलन की हम बात कर ले या फिर हम एक राजनीतिक सलाहकार की बात कर ले या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आगे काम करने के लिए राजनीतिक पार्टी के बतौर देखें आपको, तो इन तीनों में से आप अपने आप को कहां देखते हैं? हम राजनीतिक पार्टी के तरफ से राजनीतिक पार्टी है और राजनीति के काम कर रहे हैं, तो राजनीति पार्टी कैसे कैसे काम करेंगे आगे क्या काम करेंगे आप? अभी देखिए, जो अभी तक किसी इस विषय पर चर्चा नहीं किया है, शिक्षा की बात पर कोई चर्चा नहीं करता है, रोजगार की बात पर कोई चर्चा नहीं करता है, पलायन के बात पर कोई चर्चा नहीं करता है, और अभी के डेट में सबसे ज्यादा जो समस्या है स्वास्थ्य के विषय पर देखिए कोई बात नहीं करता है। तो हमारा जो मुद्दा है सब पार्टियों से अलग है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर शिक्षा बदलेगा, हम कहते हैं, मेरा कहना है कि अगर घर में एक व्यक्ति अगर सही से शिक्षित हो जाता है तो पूरे घर का परवरिश बदल सकता है और पूरा परिवार का समस्या खत्म हो सकता है। अगर घर में एक व्यक्ति को पढ़ने से, शिक्षित होने से पूरा परिवार और घर संभल सकता है, तो इस तरह से समझ लीजिए कि हर गांव और पंचायत अगर शिक्षित हो जाएगा से, तो बिहार का रूपरेखा और दशा बदल सकता है। तो इसके लिए आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि शिक्षा पर आप बात कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी इसमें क्या है? अभी तक जो सरकार है, सरकारी स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे, सरकारी स्कूल में जाने के बाद क्या कर रहे हैं? मध्यांतर भोजन खा रहे हैं। सरकारी स्कूल की व्यवस्था को आप देख रहे हो, किसी को छुपा हुआ नहीं है। मध्यांतर भोजन खाने के लिए जाते हैं और उसका खर्चा क्या है? प्रति माह 800 से 1000 रुपया खर्चा हो रहा है प्रति बच्चा सरकार का। तो सरकार का 865 रुपया देकर करके प्रति बच्चा खर्चा कर करके बताइए कि उस मध्यांतर भोजन खा करके जब शिक्षा ही नहीं उसको मिलना है तो इसका शिक्षा का कुछ महत्व नहीं होता। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हम जो करेंगे, हमारा पार्टी जब हमारा सरकार होगा तो हम शिक्षा को क्या करेंगे? वैसे सरकारी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुरंत का तुरंत व्यवस्था बदला नहीं जा सकता है। तो इसके लिए स्कूल बच्चों को हम 800 से 1000 रुपया जो उनका महीने का फीस होगा वो हमारी सरकार देगी और वो हम गारंटेड, अभी गारंटेड एक परिवार लाभ कार्ड बना कर मैनिफेस्टो में इसको शामिल रख रहे हैं। मतलब शामिल परिवार लाभ कार्ड में सबसे पहला यही है। अगर इस तरह से उसके बाद की योजना जब आपके दिमाग में कहीं आ रहा होगा तो सरकारी स्कूल का क्या होगा? शायद सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। हम क्या करेंगे? हमारी योजना है हर पंचायत में, हर प्रखंड में हम नवोदय और नेतरहाट के तर्ज पर स्कूल को निर्माण करेंगे और बनाएंगे, ताकि वहां से जो बच्चे निकले वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, दोनों का शिक्षा एक समान होगा। हमारा बिहार जरूर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की आपकी तैयारी है। उन यात्रा के दौरान जब आप निकले, क्षेत्रों का भ्रमण किया, लोगों के बीच गए, वहां जनसंवाद स्थापित किया, क्या लगता है वहां से संगठन को मजबूती मिल पाई? बहुत मजबूती मिल पाई। अभी आप देख लीजिए कि अभी पद यात्रा 2 साल चला है, 1 साल अभी हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। आप वोट रात देखिए और जनता का समर्थन देखिए। हमारा एक सभा नया दल होने के बाद भी हर सभा में हमारे पास भीड़ जो जन सैलाब आपको दिख रही है वो जनता का प्यार भी दिख रहा है, जनता का आकर्षण दिख रहा है। जनता पूरी तरह से बदलाव के चक्कर में है, टूट चुकी है। देखिए, वोट किसी को दीजिए, सरकार में हम ही रहेंगे। चाहे आप देखिए ठगे किस तरह से जनता को जा रहा है। आरजेडी को वोट दे दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए या जदयू को वोट दीजिए या हम पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय और नेशनल पार्टी है, वोट किसी को दीजिए, सरकार मेरा रहेगा, कुर्सी पर हम ही रहेंगे। क्या आप दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे, सामने दिख रहा है। 15 साल से 20 साल से जो देख रहे हैं, क्या जनता तो वोट दे रही है आरजेडी से बात करके, क्या हो रहा है सरकार पे?
वही है। अच्छा, बीजेपी को समझ करके हाँ। सरकार वही है। जातीय ऊपर रही है। जातीय समीकरण पर आपकी राय क्या है? आखिरी सवाल, क्या जातीय समीकरण की जो बातें तोड़ने की जनसुराज की तरफ से कही जाती है हमेशा से, क्या उस पर कारगर साबित हो पाई है पार्टी? हर समय यही तो राजनीति बिहार में किया गया है, जात और बात। जैसे जातीय समीकरण क्या, जाति हम करें विकास के नाम पर हमने वोट मांग रहे हैं, हम करें जात के नाम पर तब भी दिया आपने, जात के नाम पर वोट दिया, नली गली के नाम पर वोट दिया, लेकिन इस बार शिक्षा और पलायन और रोजगार के नाम पर वोट दीजिए। एक बार भी पर हाथ रख करके आप हम सारी जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या अभी अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर कभी वोट दिया है क्या पूरे लाइफ में? अगर पूरे लाइफ में वोट नहीं दिया तो इस बार बदलाव जो जनता है और अपने शिक्षा के लिए, अपने बेटे के प्लान के लिए, जो बेटा जिसके माँ बाप बिहार में घर में रह रहे हैं उनको देखने वाले लोग नहीं रहते हैं और उनका बेटा 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए प्रदेश में उनको काम करने जाना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनसुराज की तरफ से क्या कुछ संदेश आज इस मंच से हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, हम तो संदेश ये देना चाह रहे हैं, जो मेरा मैनिफेस्टो है, 5 चीज है। पहला है शिक्षा, सबसे पहले जोर है शिक्षा पर। अगर शिक्षा बदलेगा तो बिहार बदलेगा, शिक्षा की व्यवस्था बदलेगी तो बिहार बदलेगा। यहाँ पर कहने का कि आप कौशल विकास की तरह सबको हम रोजगार की बात करें तो कौशल विकास की तरफ प्रशिक्षित करेंगे, गांव-गांव में प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे और प्रशिक्षित करके लोगों को, महिलाओं से लेकर के युवाओं तक को हम रोजगार की बात करेंगे और उनके पलायन को रोकेंगे। दूसरा और तीसरी चीज है महिलाओं के लिए, महिला को जो अभी तक देखिए बाहर में, बिहार से बाहर चले जाइए तो देखिए घर में 8 आदमी या 5 आदमी का मेंबर होता है तो वहाँ के 5 लोग काम करते हैं। बिहार में देखिए कि अगर 5 घर में मेंबर है तो 1 आदमी काम करता है और 5 आदमी उस पर डिपेंड हो रहा है। तो इससे क्या बिहार का गरीबी कभी दूर होगा क्या, या बेरोजगारी दूर नहीं होगा? अगर 1 आदमी कमाने वाला है 5 आदमी का, अगर ये क्यों हो रहा है? या तो रोजगार नहीं है या तो यहाँ पर पैसे की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण हम 4% इंटरेस्ट पर देंगे सालाना। जिससे क्या होगा, महिला के पास पैसा आएगा और घर घर रोजगार होगा। रोजगार होने के बाद इससे रोजगार होगा तो मेरा हमारा प्लान होगा, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा भाई विदेश में प्रदेश में कमाने के 10 से 15 हजार की नौकरी करने प्रदेश में नहीं जाएगा। तीसरी बात, तीसरी सुन लीजिए, चौथी भी है और भी है बात, मैं सुनूंगी, ये मंच आपके लिए ही है, बोलिए। चौथा चीज है वृद्धा पेंशन, जिसको हम बोलते हैं 60-70 दिव्यांग पेंशन या वृद्धा पेंशन की बात करें तो उसमें अभी तक देखिए सरकार दे रही थी 400 रुपया। 400 रुपया उनको मिला था। 200 रुपया क्या होता है, वृद्ध आदमी है, वो 70 साल की उम्र में पैदल नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करते, 400 रुपया निकालने के लिए 200 रुपये का रिक्शा भाड़ा कर लेते थे और 200 रुपया बैंक से निकालने के लिए वो आदमी जाता था बैंक। और बताइए कि 200 रुपया खर्चा आने जाने का हो गया, 200 रुपये के लिए वो वृद्धा पेंशन लगाता था उनको कहता कि लोग सरकार क्या करती है, हम पेंशन दे रहे हैं। अभी जब प्रधान किशोर जी ने घोषणा किया कि हम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे तो आनंद में 1100 या 1200। लेकिन नीतीश जी देखिए ना, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जब भी घोषणाएं होती हैं और मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है जनता के लिए उस पर भरोसा करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वही राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के बाद मुकर जाती है। अभी तक तो देखिए भरोसा करके 70 साल तो भरोसे किए हैं आप, 70 साल तक ठगे गए हैं। हम कह रहे हैं कि लोग कहते हैं जुबान से, हम परिवार लाभ कार्ड बना करके गारंटी दे रहे हैं कि भैया हमारा सरकार आएगा, एक कार्ड ATM की तरह आपका काम करेगा और कोई मुखिया और इसका जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका लाभ ले सकते हैं। किसी के पास पैरामीटर नहीं, वार्ड सदस्य इसके साथ पैरामीटर में जाने का जरूरत नहीं है, उस कार्ड का लाभ डायरेक्ट ले सकते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया नीतीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बातचीत की, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है कि किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाले। बेहद बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया।